हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बात किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटाफिजिकल पोइट्री की क्वालिटीज़ क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री कहते किसे हैं और मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि आज के लेक्चर में हम मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कुछ पोएट्स ऐसे हैं जिनको हम मेटाफिजिकल पोएट्स कहते हैं और क्यों कहते हैं तो उसके बारे में भी आज हम जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये कह दूं या ये बता दूं कि आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट करके ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या ईज़िली गेट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आज के लेक्चर में हम उससे आगे बात करने के लिए जा रहे हैं। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था मेटाफिजिकल का मतलब हुआ है दो वर्ड्स से बना हुआ एक वर्ड है मेटाफिजिकल। वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं तो एक है मेटा और दूसरा है फिजिकल। मेटा का मैंने अर्थ आपको बताया था बियॉन्ड और फिजिकल का अर्थ बताया था अर्थली, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं जो कि हमारे धरती से रिलेटेड न हो वो कहलाती हैं मेटाफिजिकल। जो नेचुरल ना हो, सुपर नेचुरल हो या स्पिरिचुअल हो तो वो मेटाफिजिकल कहलाती हैं। और फिर हमने बहुत सारे उसके फीचर्स के भी बारे में बात किया था और ये भी बताया था कि फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज़ करने वाला जॉन ड्राइडन था और उसने जॉन डन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया था। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये वर्ड फेमस हुआ जब डॉक्टर जॉनसन ने इस वर्ड को यूज़ किया एक ग्रुप था पोएट्स का उनके लिए, और उस ग्रुप में जो पोएट्स थे उनके बारे में हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से पोएट्स उस ग्रुप में हैं या कौन कौन से पोएट्स मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जॉन डन। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? जॉन डन के बारे में। तो जॉन डन को कहा जाता है कि वॉज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जॉनसन ने इस टर्म को या इस वर्ड को, मेटाफिजिकल वर्ड को एक ग्रुप ऑफ पोएट्स को दिया था या पोएट्स का एक ग्रुप था उनके ऊपर अप्लाई किया था जिनको हम मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के पोएट्स जानते हैं के नाम से जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का फाउंडर कौन था? जॉन डन। फाउंडर मतलब उसको इस्टेब्लिश करने वाला, उसको स्थापित करने वाला या उसको प्रचलन में लाने वाला। आगे बात करें तो हिज पोएम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब हम अगर बात करें जॉन डन ने जितनी सारी पोएम्स लिखी हैं और उन पोएम्स के थीम को या उन पोएम्स के सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या उन पोएम्स के सब्जेक्ट मैटर को पढ़ें तो हम जॉन डन की पोएम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हो गए? पहला है अमोरस, दूसरा है रिलीजियस और तीसरा है सटायरिकल। मतलब जॉन डन ने जितनी सारी पोएम्स लिखी हैं उसमें कुछ पोएम्स तो उसकी अमोरस थी, मतलब लव पोएम्स थी। कुछ पोएम्स उसकी ऐसी थी जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी, धर्म के ऊपर बेस्ड थी। और तीसरी थी सटायरिकल। कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिसमें उसने सटायर भी किया है, मतलब क्रिटिसाइज भी किया है लोगों को। तो जॉन डन की बात करें तो जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का फाउंडर माना जाता है। साथ ही साथ जॉन डन ने जितनी सारी पोएम्स लिखी हैं उसको 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले ग्रुप में हम उसके लव पोएम्स को रख सकते हैं, दूसरे ग्रुप में हम उसके रिलीजियस पोएम्स को रख सकते हैं और तीसरे पार्ट में हम उसके सटारिकल पोएम्स को रख सकते हैं। तो पहला जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का ग्रुप है उसमें पहला जो पोएट था उसमें कौन था? जॉन डन। तो देख लिए पहले नंबर पे हमने मेटाफिजिकल पोएट्स में किसको पढ़ा? जॉन डन। द सेकेंड वन इज जॉर्ज हर्बर्ट।
दूसरा जो मेटाफिजिकल पोएट कहलाता है वो कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट। अब हमने कल आपको बताया था बच्चों कि मेटाफिजिकल पोएम्स को जब हम पढ़ते हैं तो मेटाफिजिकल पोएम्स में हमें कई सारी चीज़ें को देखने को मिल रही थी, और मेनली कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही थी? लव पोएम्स और रिलीजियस पोएम्स। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं ना, ये किससे रिलेटेड होंगे? या तो लव पोएम से रिलेटेड होंगे या रिलीजन से या रिलीजियस पोएम से रिलेटेड होंगे। तो अभी हमने जॉन डन के बारे में बात किया, देखो ये लव पोएम से भी रिलेटेड था और रिलीजन से भी रिलेटेड था। जबकि हम जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो वो किससे रिलेटेड था? रिलीजन से रिलेटेड था। मतलब उसकी पोएम्स में जो हमें थीम्स देखने को मिलती थी वो थीम्स किसके ऊपर बेस्ड होती थी? धर्म के ऊपर। इट मीन्स हिज पोएम्स आर मोस्टली इन रिलीजियस कैटेगरी। मतलब उसकी पोएम्स को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? रिलीजियस कैटेगरी में। तो ही रोट रिलीजियस पोएम्स। ओके, आगे बात करें, द स्पिरिट ऑफ एज एंड ह्यूमर आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज पोइट्री। साथ ही साथ उसने रिलीजियस पोएम्स तो लिखी ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उस एज की जो क्वालिटीज़ थी, जो स्पिरिट्स थी, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो साथ ही साथ ह्यूमर मतलब थोड़ा सा मोकरी या मजाक या फन भी उसकी पोएम्स के मेन फीचर्स में देखा जा सकता है। मतलब उसकी पोएम्स को देखा जाए, किसकी पोएम्स को? जॉर्ज हर्बर्ट के। तो उसकी पोएम्स में हमें 3 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पहले नंबर पे क्या? रिलीजन। दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा हमें? स्पिरिट ऑफ एज। तीसरे नंबर पे हमें क्या मिल जाता है? ह्यूमर। तो हम जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम की बात करें तो उसकी पोएम्स में हमें ये 3 क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, या 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज़ें ज़्यादा हमें मिलती हैं? रिलीजन। मतलब ज़्यादा पोएम्स में कौन सा टॉपिक या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिलता है? वो है रिलीजन। मतलब उसकी पोएम्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस हैं। तो हमने जॉर्ज हर्बर्ट को भी देखा। अब तीसरा जो इसका मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री में आता है वो उसका नाम है रिचर्ड क्रॉशॉ। रिचर्ड क्रॉशॉ के बारे में बात करें तो देखो ये कहता है कि ये हर्बर्ट की तरह ही ना रिलीजियस था। मतलब हर्बर्ट कैसा पोएट था? रिलीजन के ऊपर लिखता था तो रिलीजियस पोएट हुआ। तो क्रॉशॉ भी कैसा था? वो भी रिलीजियस था अपने पोएम्स में। मतलब वो भी रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड अपनी पोएट्री लिखता था। मतलब वो भी रिलीजियस पोएट ही था। और रिलीजन वॉज एवरीथिंग फॉर हिम। अब आप ये वर्ड देखिए कि एवरीथिंग फॉर हिम, रिलीजन जो हो उसके लिए सब कुछ था। मतलब ये टोटली, अगर हम ऐसे कह दें कि इसकी सारी पोएम्स केवल रिलीजन के ऊपर बेस्ड है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये कहता है कि रिलीजन वॉज एवरीथिंग फॉर हिम। रिलीजन उसके लिए क्या था? सब कुछ था। तो इट मीन्स उसने मोस्टली अपनी पोएम या लगभग सारी अपनी पोएम्स किस पे लिखी हैं? रिलीजन पे लिखी हैं, या रिलीजन बेस्ड पोइट्री उसने की हैं। तो हमने तीसरे मेटाफिजिकल पोएट्स को भी पढ़ लिया, जो कि कौन था? रिचर्ड क्रॉशॉ। चौथे मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें, पोएट की बात करें बच्चों, तो वो है हेनरी वॉन। हेनरी वॉन तो लाइक क्रॉशॉ ही वॉज ऑल्सो अ मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब हो गया बच्चों धर्म में थोड़ा सा रहस्य की बात करना, रिलीजन में थोड़ा मिस्ट्री की बात करना। तो वो क्रॉशॉ की तरह कैसा था? मिस्ट्री। तो देखो क्रॉशॉ इसकी तरह, किसकी तरह? हर्बर्ट की तरह तो रिलीजियस था, मतलब रिलीजन पे लिखता था। और हेनरी वॉन किसकी तरह था? क्रॉशॉ की तरह था, मतलब ये भी थोड़ा धर्म से रिलेटेड था। तो ये भी क्रॉशॉ की तरह मिस्टिक पोएट था और इसकी पोएट्री जो है फुल ऑफ रिलीजियस थीम्स। अब इसको भी देखो तो ये भी रिलीजियस थीम पे लिखता था। तो देख लीजिए ये भी रिलीजन के ऊपर। तो अभी तक हमने देखो 4 पोएट्स पढ़े हैं। जॉन डन, तो ये देखो ये रिलीजन पे लिखता था। जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो ये रिलीजन पे लिखता था। रिचर्ड क्रॉशॉ की बात करें तो ये रिलीजियस था। और हेनरी वॉन की बात करें तो ये देखो ये भी रिलीजियस था। तो मोस्टली जो पोएट्स हमें देखने को अभी तक मिल रहे हैं वो क्या है? सब रिलीजियस हैं या रिलीजन बेस्ड पोइट्री करते थे ये लोग। आगे बात करें, अगला जो नाम आता है वो है थॉमस क्रू। इस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के ग्रुप में जो अगला नाम है वो कौन है? थॉमस क्रू। हिज पोएम्स शो हिज लिरिकल एबिलिटी, मतलब वो लिरिक बहुत अच्छे से लिखता था। और ऑल हिज पोइट्री इज वर्क ऑफ एन अमोरिस्ट। अब देखो बच्चों, एन अमोरिस्ट
तो अभी मैंने आपको बताया था अमोरस मतलब क्या होता है, लव पोएम, और अमोरिस्ट का मतलब बात करें तो क्या हो जाएगा, लव पोएट। तो उसके अगर हम लिरिक्स को देखें, उसके वर्क्स को देखें तो ऐसा लगता है कि ये सारे वर्क्स किसी लव पोएट के द्वारा लिखे गए हैं। तो बात करें बच्चों तो इसकी बात करें थॉमस क्रू की, तो वो लिरिक्स लिखता था और उसकी लिरिक्स कैसे होती थी, लव लिरिक्स, मतलब लव बेस्ड होती थी। तो हमने अभी तक जो पोएट्स पढ़े ना, उसमें एक पोएट्स हमने ऐसा देखा है जो मोस्टली अपनी पोएम्स किस पे लिखा है, रिलीजन के ऊपर, और एक पोएट हमने देखा जिसने अपनी सारी पोएम्स किस पे लिखा है, लव के ऊपर। तो देखो रिलीजन के ऊपर लिखने वाला कौन था सबसे ज़्यादा, तो रिचर्ड क्रॉशो, अपनी सारी पोएम लगभग किस पे लिखा है, रिलीजन पे लिखा है। जबकि थॉमस क्रू की बात करें तो इसने लगभग अपनी सारी पोएम किस पे लिखा है, लव के ऊपर लिखा है। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपना पोएट आता है इस ग्रुप में वो है अब्राहम काउली। अब्राहम काउली की बात करें बच्चों तो ही रोट पोएम्स, प्लेज, एसेज एंड हिस्ट्रीज, मतलब उसने पोएम्स भी लिखी हैं, ड्रामा भी लिखे हैं, एसेज भी लिखे हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट भी लिखे हैं, मतलब हिस्ट्रीज भी लिखी हैं। हिज लिरिक्स आर ऑफन स्वीट एंड ग्रेसफुल। और लिरिक्स की बात करें तो देखो बच्चों, अभी मैं ऊपर बता रहा था लिरिक्स, तो ये भी लिरिक लिखने वाला था और इसकी लिरिक्स कैसी होती थी, मोस्टली स्वीट होती थी और ग्रेसफुल बहुत ही सुंदर, बहुत सॉफ्ट नेचर वाली होती थी। तो अब देख लो हमने किसके बारे में बात किया, अब्राहम काउली के बारे में बात किया कि उसने हर प्रकार के लगभग वर्क लिखे हैं। उसने पोएम्स भी लिखी हैं, उसने एसेज भी लिखे हैं, उसने ड्रामाज भी लिखे हैं, उसने हिस्ट्रीज भी लिखे हैं। और जो उसके लिरिक पोएम्स होती थी या लिरिक्स जो वो लिखता था वो मोस्टली स्वीट और सॉफ्ट होती थी। आगे जो लास्ट इस ग्रुप में पोएट आता है वो है एंड्रू मार्वल। तो एक जो लास्ट अपना इस ग्रुप का पोएट है उसको किस नाम से जानते हैं, एंड्रू मार्वल्स। तो एंड्रू मार्वल की बात करें तो हिज पोएम्स डील विद थीम ऑफ नेचर, लव एंड पैट्रियोटिज्म। अब देखो हमने 3 क्वालिटीज एक पोएट के पोएम्स में देखा था, किसके पोएम्स में, जॉन डन की। जॉन डन की पोएम्स कैसी दिखती थी हमें, अमोरस लव पोएम्स थी, रिलीजियस थी और सटारिकल थी। अब हम इसकी बात करें एंड्रू मार्वल की पोएम्स में हमें क्या देखने को मिलता है, नेचर भी देखने को मिलता है, लव भी देखने को मिलता है और पैट्रियोटिज्म बच्चों देशभक्ति, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो देशभक्ति भी देखने को मिलती है। तो एंड्रू मार्वल्स की जो लिरिक्स हैं या जो पोएम्स हैं उसमें हमें नेचर की भी क्वालिटी देखने को मिलती है, उसमें हमें लव की भी क्वालिटी देखने को मिलती है, या उसमें हमें पैट्रियोटिज्म वाले एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। हिज रिदम्स मतलब जानते हो बच्चों, सुर ताल लय, जो ताल लय होता है अपना ऊंचा टोन और नीचा टोन, जो उसको हम राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिदम। आर फ्लेक्सिबल एंड मेलोडी आर स्वीट डेलिकेट। उसके जो रिदम्स थे वो कैसे थे, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब बच्चों कि ऐसा नहीं हो कि आप गा रहे हो और अचानक से ऊंची तेज में आ जाओ, ऊंची आवाज़ में आ जाओ, फिर स्लो टोन में आ जाओ, नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल होता, धीरे धीरे चेंज हो जाता था और लिसनर को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चलता था। और उसके मेलोडी की बात करें बहुत सॉफ्ट होती थी, डेलिकेट होती थी। तो ये एंड्रू मार्वल के पोएम्स की कुछ क्वालिटीज़ देखने को मिली। तो बच्चों आज के जो लेक्चर में हमने किसके बारे में बात किया, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात किया। और मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप में कौन कौन से पोएट्स को हमने पढ़ा, जॉन डन को पढ़ा जो फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री कहलाता है। इसकी पोएम्स को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स और सटारिकल पोएम। फिर हमने जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात किया जो कि एक रिलीजियस पोएट था, रिचर्ड क्रॉशो भी एक रिलीजियस पोएट था, हेनरी वॉन भी क्या था, एक रिलीजियस पोएट था, और थॉमस क्रू की बात करें तो ये एक लव पोएट था। अब्राहम काउली की बात करें तो ये हर प्रकार के वर्क लिखा है, पोएम्स भी लिखा है, प्लेज भी लिखा है, एसेज और हिस्ट्रीज भी लिखा है। और एंड्रू मार्वल की बात करें तो इसके पोएम्स में या इसके वर्क्स में हमें 3 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं वो, नेचर है, लव है और पैट्रियोटिज्म है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोएट्स के कौन कौन से पोएट्स हैं उनको देखा हमने, और उनके पोएम्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखने को थी वो भी हमने देखा। तो ये मेटाफिजिकल वाला जो आपका दूसरा टर्म है लिटरेरी पीरियड में या दूसरा लिटरेरी पीरियड के टॉपिक में है वो जाके आज कंप्लीट होता है।
अब जो अपना लास्ट एक लिटरेरी एज बच रहा है, न्यू क्लासिकल एज, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया हो तो आप मुझसे वापस से इसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और आई होप कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स मेंटेन करते चल रहे होंगे, क्योंकि बच्चों अभी नोट्स बनाते चलोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बाद में पूरा बर्डन हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा मैटर आपको मिल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, उनके नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। इन सब का मैं आपको पीडीएफ भी एक ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप पीडीएफ से ही अपने नोट्स बनाइए ईजिली और उनको पढ़ते रहिए। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।